बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, स्पेशल टेस्ट सेशन जो कि अब आपका रिवीजन प्लान शुरू है, इसमें आईकॉम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आज हम T2 डिस्कस करेंगे। ये पेपर आप कर चुके हैं, अब हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। इसकी की सूरत में हम इसे जो है वो बयान करेंगे। तो इसके सबसे पहले MCQs करेंगे, उसके बाद ये शॉर्ट का पोर्शन है और उसके बाद इसमें हमने 2 लॉन्ग डिस्कस करने हैं। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें चूँकि ये जो आपका T2 है, इसका सिलेबस है 3 चैप्टर इसमें दी हैं, डिमांड, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इसमें MCQs है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, खत्ते तलब का झुकाव कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। तो डिमांड कर्व की स्लोप होती है नेगेटिव, यानी पहले का ऑप्शन है बी। दूसरा है इसमें सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ, सप्लाई तफ़ाइल किसका होती है, कास्ट, फर्म, प्राइस और स्टॉक। तो इसका राइट वन ऑप्शन जो है वो प्राइस है, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी दूसरे का ऑप्शन है सी। तीसरा MCQ है, चेंजेस इन सप्लाई आर ऑफ काइंड, कि रसद में तब्दीलियाँ कितनी सूरतों की होती हैं, 2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर है 2, यानी कि पहला ऑप्शन ए। चौथा MCQ है, ऑन इंक्रीजिंग प्राइस, के कीमत के ज़्यादा होने से सप्लाई का बिहेवियर क्या होता है, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइजेज या फॉल। तो प्राइस जब कम होती है तो सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो इसका आंसर है जी बी। नेक्स्ट 5th है, यूनिटरी मेथड वाज प्रेजेंटेड बाय, इकाई का तरीका पेश किया पीगो, केन्स, मार्शल, हिक्स। तो इसका राइट वन ऑप्शन जो है वो मार्शल है, यानी 5वें का आंसर है सी। उसके बाद छठा MCQ है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज़, कि सप्लाई कर्व की स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। तो सप्लाई कर्व जो है ये पॉजिटिव होता है और इसका है जवाब आंसर ए। के बाद हम शॉर्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला हमारा शॉर्ट है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ डिमांड। तो इसमें कंडीशंस ऑफ डिमांड की बात करनी है। तो देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ डिमांड, बिल टू परचेज एंड पावर टू परचेज। आपने आंसर में सिर्फ ये लिखनी है। सेकंड जो है वो है डिफाइन सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन सप्लाई फंक्शन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपने लिखना है जी, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इज नोन एज सप्लाई फंक्शन, कि प्राइस और सप्लाई में जो रिलेशन पाया जाता है उसे सप्लाई फंक्शन कहा जाता है। तीसरा है इसमें कि सप्लाई को डिफ़ाइन करना है कि व्हाट इज़ सप्लाई, डिफाइन सप्लाई, व्हाट इज़ मेंट बाय सप्लाई। तो सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ मार्केट, क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ प्रेजेंटेड इन मार्केट फॉर सेल, कि वो क्वांटिटी जो हम मार्केट में सेल करने के लिए लेके आते हैं उसे सप्लाई कहा जाता है। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी QSA से डिनोट किया जाता है। 4th क्वेश्चन है कि राइज इन सप्लाई, व्हाट इज मेंट बाय राइज इन सप्लाई। तो राइज इन सप्लाई यानी राइज और फॉल जो है ये प्राइस से नहीं होता। हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इनकम, वेदर, फैशन, इन चीज़ों से जब सप्लाई राइज करती है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसे राइज ऑफ सप्लाई कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज फॉल ऑफ डिमांड। फॉल ऑफ डिमांड, तो राइज एंड फॉल वो सप्लाई में हो या वो डिमांड में हो, ये प्राइस से नहीं होता बल्कि अदर फैक्टर से होता है। तो हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉल्स नॉट ड्यू टू प्राइस
बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर मीन पॉपुलेशन, इनकम, फैशन, वेदर, इसे फॉल इन डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 6 क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मोर इलास्टिक डिफाइन मोर इलास्टिक डिमांड। तो मोर इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन यूँ है कि व्हेन चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज से डिमांड में चेंज ज़्यादा हो, उसे मोर इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। क्वेश्चन 7 है कि डिफाइन स्टॉक, ज़ख़ीरा किसे कहा जाता है? तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड दैट इज स्टोर इन अ वेयर हाउस और मार्केट इज नोन एज स्टॉक। के बाद नेक्स्ट है 5th, डिफाइन रिजर्व प्राइस। रिजर्व्ड प्राइस, तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ करते हैं कि मिनिमम प्राइस बिलो विच शॉपकीपर इज़ नॉट विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट इज़ नोन एज रिजर्व प्राइस। जब कम से कम कीमत होती है, उससे कम जो है शॉपकीपर इरादा ही नहीं रखता, रजामंद भी नहीं होता चीज़ को बेचने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिफाइन पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी है कि देखें, हमने पढ़ा है कि डिमांड जो है जो प्राइस पे डिपेंड करती है, और जब प्राइस में चेंज होती है तो उससे डिमांड में भी चेंज होती है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी में ये होता है कि प्राइस में भी माइनर चेंज आए और उसके रिएक्शन में भी, रिस्पॉन्स में भी, डिमांड में भी माइनर सी चेंज आए, तो इसे कहा जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन लॉन्ग में कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। ये 8 नंबर का सवाल है। और उसके बाद नेक्स्ट है, तो पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो डिमांड जो है ये बेसिकली एक फंक्शन पे ये लॉ चलता है, और ये फंक्शन है क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। अब इसमें प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चूँकि इन्वर्स रिलेशन होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है। जब आपने इसका आंसर लिखना है तो आंसर में सबसे पहले आपने लॉ को डिफाइन करना है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद सेकंड स्टेप जो है वो इसका आपने टेबल बनाना है, जिसमें 2 कॉलम बनेंगे, एक में प्राइस और दूसरी में डिमांड। टेबल के बाद फिर उसी टेबल को डायग्राम फॉर्म में लेके आना है। डायग्राम एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस लेना है। इन्वर्स रिलेशन होता है, कर्व की स्लोप इसमें नेगेटिव होती है। डायग्राम और उसके बाद इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि आपके डायग्राम जिस तो प्रोसीजर जिस तरीके से बनाया गया उसको आपने डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट आ जाएंगे लॉ के अजम्पशंस, और उसके बाद आपने लिमिटेशन लिख के सवाल को आपने वाइंड अप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसमें है एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई बाय यूनिटरी मेथड। इसमें बात यूनिटरी मेथड की है, और इसके आंसर में आपने आंसर को आपने 3 स्टेप में बताना है। एक तो यह है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू यूनिट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन यूनिट, और उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1। आप आंसर में ये एक स्टेप ये लिखना है, फिर उसके बाद पहले आपने इस पहले को जो है डिफ़ाइन करना है, टेबल डायग्राम एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरे स्टेप में भी वही तरीका है कि पहले डिफ़ाइन करना है, फिर टेबल और फिर डायग्राम बनाना है, और उसमें के बाद ई एज ग्रेटर देन 1 में भी पहले उसको डिफ़ाइन करेंगे वर्डिंग में, फिर टेबल बनेगा और फिर डायग्राम। तो ये आपका इस तरह से जो है वो सवाल मुकम्मल हो जाएगा।